राधे श्याम। सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर। आज मैं आपको कक्षा 10वीं नागरिक शास्त्र का पाठ 2 संघवाद के बारे में पढ़ाऊँगा। संघवाद, सबसे पहले हम बात करेंगे संघवाद क्या है। संघवाद एक शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य स्तर की सरकारें आती हैं। संघवाद में प्रांतीय सरकार को अपना अधिकार होता है और केंद्र की सरकार को अपना अधिकार होता है। केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार के कार्यों में दखल नहीं कर सकती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहायता तो ले सकती है परंतु उसे कोई अपना ब्यौरा देने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार केंद्रीय सरकार में के अंतर्गत एकात्मक सरकार और संघीय सरकार 2 प्रकार की सरकारें आती हैं। इस सरकार में इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जबकि एक दूसरी सरकार राज्य के लिए होती है। राज्य सरकार के शासन के अंतर्गत अपना दैनंदिन का ब्यौरा राज्य सरकार के अधिकारियों को देती है और केंद्र सरकार केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को देती है। इस प्रकार हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। ऐसे ही अन्य देशों में भी संघीय शासन व्यवस्था है, जैसे रूस में और अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अब इसके बाद आता है संघवाद की विशेषताएं। संघवाद की विशेषताएं 7 प्रकार की होती हैं। इसमें दो या 2 से अधिक स्तर वाली सरकारें होती हैं जो अपने अपने स्तर से कार्य करती हैं। नंबर 2, संघवाद में दूसरा स्तर का सरकार होती है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसी प्रकार नंबर 3 पर आता है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं। इसमें राज्य सरकार के अंतर्गत और भी छोटी सरकारें आती हैं, जैसे जिले की सरकारें, ग्राम की सरकारें, ग्राम पंचायत की सरकारें। ग्राम पंचायत का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो अपने गांव के अधिकार में ही होता है। उसका एक प्रमुख होता है जिसको ग्राम प्रधान कहते हैं। इसी प्रकार ग्राम प्रधान के अंतर्गत एक और पंचायत होती है जिसका प्रमुख जो है मुखिया कहलाता है। वह भी ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत ही होती है। कई ग्राम क्षेत्रों को मिलाकर के एक बड़ा ग्राम पंचायत अधिकार क्षेत्र बनता है जिसमें जिला पंचायत अधिकार के क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार जिला पंचायत का भी एक अधिकारी होता है, इसको सरपंच कहते हैं। इसके ऊपर फिर जिला पंचायत के ऊपर जिले की पंचायत आती है। जिले की पंचायत के अंतर्गत जिला अदालतें आती हैं। जिला अदालतों के अंतर्गत कई प्रकार की अदालत होती हैं। उसमें फौजदारी, दीवानी, ये इस प्रकार की अदालतें होती हैं। जिस प्रकार ग्राम पंचायत के क्षेत्र में ग्राम प्रधान को 500 रुपये तक के मुकदमों का निपटारा करने का अधिकार होता है, इसी प्रकार जो वहाँ से वह मुकदमा फाइनल नहीं होता है तो वह जिला अदालतों में भेजा जाता है। और जिला अदालतों में भी अगर वह सही से निपटारा उसका नहीं होता है तो अदालतों को संविधान में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। अदालतें अपने अपने स्तर से उसमें बदलाव कर सकती है। जब कोई व्यक्ति एक अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उसको हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के अंतर्गत
भेजता है, जो पूरे प्रदेश की एक न्यायालय होता है। वह अदालतों को संविधान में बदलाव का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। इससे छठा प्रश्न है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने का अधिकार अलग अलग स्तरों की सरकारों को है। अर्थात वित्तीय स्वायत्तता के अंतर्गत अलग अलग स्तर की सरकारों को अलग अलग धन वितरित किया जाता है कि कौन सी सरकार कितने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी तरह से जिला स्तर की सरकारें या ग्राम पंचायत की सरकारें या केंद्र की सरकारों को अपनी अपनी स्वायत्तता निश्चित करने का अधिकार है। नंबर 7 पर आता है, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहती है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के मध्य बंटवारा, ये तीसरा पॉइंट है हमारा, राज्य एवं केंद्र सरकारों के मध्य बंटवारा। इसमें राज्य और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर से बंटवारा करती रहती हैं, जिसमें हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का अधिकार क्षेत्र होता है। नंबर 4 पर आता है, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का ये चौथा पॉइंट है हमारे पास। संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर कार्य करती हैं। जैसे केंद्र सरकार केंद्र के स्तर पर कार्य करती है और राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है। केंद्र सरकार के अंतर्गत राज्यों की भी सरकारों के अधिकार आते हैं और केंद्र की सरकार के भी अधिकार उसके अंतर्गत आते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था भी होती है और संघीय शासन व्यवस्था भी होती है। इस प्रकार एकात्मक शासन व्यवस्था में उनको अपना ही अधिकार क्षेत्र दिया जाता है, जिसमें वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। 5वां पॉइंट आता है, भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था 2 स्तर एवं त्रिस्तरीय, एक स्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय की होती है। जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया, ग्राम पंचायतें या नगर पालिकाएँ, सबसे छोटी इकाई इसमें होती है ग्राम पंचायतें। नगरों में नगर पालिकाएँ होती हैं और महानगरों में महानगर पालिकाएँ होती हैं। ग्राम पंचायतों का अधिकारी जो होता है वो ग्राम प्रधान कहलाता है। इसी प्रकार नगर पालिकाओं का अधिकारी चेयरमैन या नगर पालिका अध्यक्ष, और जो महानगर पालिकाएँ होती हैं उनका जो अधिकारी होता है वो मेयर कहलाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं के बाद जिला स्तरीय की सरकारें आती हैं। जिला स्तर की सरकारें आती हैं और जिला स्तर की सरकारों में के अंतर्गत अदालतें, ज़िले की अदालतें और ज़िले के बहुत बड़े बड़े इसमें अधिकारी होते हैं जो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। इसी तरह से फिर तीसरे नंबर की आती है राज्य स्तर की सरकारें। राज्य स्तर की सरकारें में जैसे केंद्र की सरकार चुनी जाती है, ऐसी राज्य स्तर की सरकारें भी चुनी जाती हैं। उनके लिए भी सभी व्यक्ति अपना वोट करते हैं। वोट के बाद राज्य स्तर की सरकारें चुनी जाती हैं। उसका जो अधिकारी होता है वह मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अर्थात जिस सरकार के, जिस पार्टी के सबसे अधिक वो विधायक जीत करके आते हैं, उसकी पार्टी को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करता है और वह सरकार बनाती है। तो उसका एक मुख्यमंत्री चुना जाता है, जिसके देख रेख में राज्य स्तर की सरकारें चलती है। राज्य स्तर की जो सरकारें होती है वह अपना जो खर्च का पैसा होता है वह केंद्र से लेते हैं और केंद्र को ही उसका जो है ब्यौरा देते हैं। वे केंद्र इन सरकारों के बीच में अपनी सलाह तो दे सकता है परंतु अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसी प्रकार राज्य स्तर की सरकारों के अंतर्गत जैसे पुलिस विभाग और अपना शिक्षा विभाग, इस प्रकार की विभाग आते हैं। इसमें हाई कोर्ट के अंतर्गत जो भी निर्णय लिया जाता है वो हाई कोर्ट के अंतर्गत लिया जाता है। इसी तरह से केंद्रीय सरकारें होती हैं। केंद्रीय सरकार को भी जनता के द्वारा ही चुना जाता है। जनता जो है अपना मत देती है
और केंद्र सरकार के जितने भी सांसद होते हैं उसी के उसमें सर्वाधिक सांसद होने वाले के दल को जो राष्ट्रपति होता है वह अपनी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसकी सरकार बनाई जाती है। जैसे कि गत वर्षों में पिछले कई वर्षों से हमारे देश में एक ही सत्ता की सरकार आ रही थी, उसमें बहुत सारी खामियां थी। कई बार उस सरकार में गठबंधन की सरकार भी बनाई गई। गठबंधन की सरकार में जब एक किसी दल को पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो कई दल मिलकर के एक दल का गठन करते हैं और उसके अंतर्गत ही सरकार का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार कई वर्षों के बाद अब इससे पहली योजना में और इस योजना में एक दल की सरकार बनी है। इस तरह से ये केंद्रीय सरकार काम करती हैं। जैसे मैंने बताया, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के जो फैसले होते हैं वो पंचायत अधिकारी, वो क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान और नगर पालिका अध्यक्ष करते हैं। जिला स्तर की सरकारों के अंतर्गत जिले की अदालतें करती है और राज्य स्तर की सरकारों के अंतर्गत हाई कोर्ट के अंतर्गत इनके मामले आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वह फिर केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ता है। इस प्रकार से यह देश की सर्वोच्च सरकार होती है। फिर आता है नंबर 6 पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकार। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के जो हैं ये इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची ऐसी है जिसमें केंद्र को अपना क्षेत्र केंद्र के अधिकार क्षेत्र में के अंतर्गत आती है संघ सूची। संघ सूची में केंद्र के विषय आते हैं जैसे प्रतिरक्षा अर्थात जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाएं आती हैं इसमें। शिक्षा का क्षेत्र भी आता है, रेल विभाग, रेल मंत्रालय इसमें आता है। और इसी प्रकार से संघ सूची का जो है उसके जो विषय है, उसके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो केवल केंद्र को ही प्राप्त है, अर्थात केंद्र ही उसके बारे में जानकारी कर सकता है। अर्थात इसमें बहुत सारे विभाग हैं जैसे प्रतिरक्षा विभाग, विदेशी विभाग, बैंकिंग विभाग, दूरसंचार विभाग और मुद्रा बैंकिंग। इसी तरह से रेल मंत्रालय, जल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन भी इसके अंतर्गत आता है। इसी तरह से दूसरी सूची है आपकी राज्य सूची। जैसे केंद्र सूची में केवल केंद्र को ही अधिकार होता है, ऐसे ही राज्य सूची में भी राज्य को ही अधिकार होता है। राज्य सूची में राज्य की सूची में राज्य को अपने इसके अलग अलग विभाग मिले हुए होते हैं जैसे पुलिस विभाग, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषय, मत्स्य विभाग, पशुधन विभाग या कारागार विभाग भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। नंबर 2 राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय विषय आते हैं इसमें। और स्थानीय महत्व के विषय भी जैसे पशुधन, मत्स्य विभाग, सड़क, कारागार आदि पर भी कानून बनाने का अधिकार राज्य को ही है। इसके अंतर्गत बहुत सारे और भी विभाग आते हैं। ये अभी हमने आपको लगभग कुछ कम करके बताए हैं। इसमें कार्यपालिका भी इसके अंतर्गत आती है, न्यायपालिका का भी विभाग, जो जिले की न्यायपालिका कार्यपालिका होती है वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आता है नीचे नंबर 3 समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वह विषय आते हैं जो इन दोनों विषयों में नहीं आए हैं, अर्थात समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार के विषय भी सम्मिलित किए जा सकते हैं जैसे शिक्षा विभाग, वन विभाग, मजदूर संघ विभाग,
गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय, चिकित्सा, उद्योग, बिजली, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि विषय आते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस में जो है दोनों के बीच की ये समवर्ती सूची बनाई जाती है। इसके अंतर्गत हम जो केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं वे विषय रखे जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हासिल करना होता है। उसके बाद राज्य सरकारों में भी आधे राज्यों में उसके विभाग की सूचनाओं को, सभाओं को उसमें मंजूर करवाना होता है। तब वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत वह जो है सूची मंजूर की जाती है। इसी प्रकार से अब आगे आते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था केंद्र के अंतर्गत भारत की संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य स्रोत यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को जाती है। अर्थात संघीय व्यवस्था भाषा के आधार पर भी तय की जाती है, क्षेत्र के आधार पर भी तय की जाती है और अपने भाषा क्षेत्र के आधार पर संघीय व्यवस्था तय की जाती है और उसको उसी के अधिकार क्षेत्र में बनाया भी जाता है। इसी प्रकार भारत में जैसे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख अलग अलग राज्य है, इसी प्रकार से उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम ये भाषा के आधार पर ही नियुक्त किए गए हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा भाषाई राज्य अर्थात भाषा नीति। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाता है। जैसे मैंने बताया अभी मिजोरम और त्रिपुरा, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्य इस भाषाई राज्य के आधार पर गठित किए गए हैं। पहली और कठिन परीक्षा उनके लिए यही होती है कि किसको कौन सा क्षेत्र दिया जाए, परंतु भाषा के आधार पर उनको गठित करके अलग अलग दिए गए हैं। जब हमारा देश 1947 में कई सौ वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था, उस समय सबसे पहले हमारे देशवासियों के सामने संविधान बनाने की ही समस्या थी और संविधान बनाने में अपने पूरे देश के लगभग 300 लोगों को इकट्ठा किया गया था, जिसमें सभी क्षेत्र से एक एक व्यक्ति आए थे और उसमें संविधान बनाने की नीति बनाई गई थी। इसमें संविधान बनाने में ये भाषा क्षेत्र का भी ध्यान रखा गया था। अनेक नए प्रांत बनाए गए थे। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में बहुत कम प्रांत थे, परंतु धीरे धीरे बढ़ते हुए अब 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। कुछ राज्यों का गठन संस्कृति और भूगोल अथवा जातियों के आधार पर भी किया जाता है। संस्कृति, भूगोल और जातियों के आधार पर गठित नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड इसी प्रकार के राज्य हैं। हमारे देश में भाषाई राज्य भाषा नीति के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। ऐसे ही अगला पॉइंट आता है केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र और राज्य का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है, अर्थात केंद्र भी राज्य के बिना नहीं चल सकता और राज्य भी केंद्र के बिना नहीं चलाया जा सकता। इस प्रकार केंद्र और राज्य आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो बात केंद्र को राज्यों से मनवानी होती है वह उसके लिए लिखित आदेश भेजते हैं। केंद्र राज्य सरकार की नीतियों का पालन करता है। पालन करवाने के लिए राज्य सरकार को आदेश देता है। उसी प्रकार से राज्य सरकारों को उसके अंतर्गत धन भी दिया जाता है।
अर्थात अनुदान भी मिलता है उसको। अनुदान के अनुसार ही राज्य सरकारों को उनका कार्य करना पड़ता है, और जो अपना अपना क्षेत्र होता है राज्य सरकारों का, उसको भी वे अपने अंतर्गत कार्य करते हैं। इसी तरह से भारत में एकात्मक सरकार और संघीय सरकार चलती है। एकात्मक सरकार के अंतर्गत एक व्यक्ति की बात मानी जाती है, परंतु संघीय सरकार में सभी व्यक्तियों का जो है उसमें बातचीत करके, उनका नियम पालन करके उसको पूरा किया जाता है। इसी तरह से इससे अगला पॉइंट आता है भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण के अंतर्गत भारत में कई छोटे छोटे राज्य नियुक्त किए गए हैं। उन राज्यों को संगठित करके ही संघीय राज्य बनाए गए हैं। भारत के राज्यों में कुछ राज्यों को पहले से ही अलग से दर्जा मिला हुआ था। जैसे इससे पहले जब भारत में जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगी हुई थी, तो 370 धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया हुआ था। इसी प्रकार का दर्जा अब अपने देश में नागालैंड और त्रिपुरा में है। त्रिपुरा नागालैंड के अंतर्गत जिस प्रकार से 370 धारा तो वहाँ पर नहीं है, परंतु वहाँ का एक अलग विशेष दर्जा है। वहाँ के ही भाषा ही लोग उसमें निवास करते हैं, वहीं पर वे रहते हैं। इसी तरह से पहले की जो व्यवस्था थी, अगर हम पहले के मानचित्र को देखेंगे, भारत के मानचित्र को, तो वह ऐसा अस्त व्यस्त दिखाई देता है। उसमें ये भी नहीं जानकारी होती कि कौन सा राज्य कहाँ तक है। परंतु अब का जो मानचित्र हमें दिखाया गया है पुस्तक में है, वह अलग अलग राज्य की सीमाएं, अलग अलग प्रदेश चिन्हित किए गए हैं। इसी प्रकार हमारे केंद्र और राज्य के संबंध में सन 1990 के बाद में यह स्थिति काफ़ी बदल गई, और उसमें गठबंधन की सरकार भी बनी। बहुमत के आधार पर जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, तो वह गठबंधन की सरकार नियुक्त करती है। इसी तरह से अपनी उसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत जब गठबंधन की सरकार बनती है, तो उनको अपना कोई नियम बनाने के लिए सभी से अनुमति लेनी पड़ती है, और सभी को अनुमति के आधार पर उस नियम को लागू करना पड़ता है। इसी तरह से संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। अपने देश में 2 स्तर वाली सरकारों की चर्चा की गई है, और भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था में ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों में भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश ही इतना बड़ा राज्य है कि वह एक देश के समान है, देश के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद इतने बड़े हैं कि वह एक देश की जनसंख्या के हिसाब के बराबर दिखाई देते हैं। इसी तरह से भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यहाँ तर्क दिया गया है, जिसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारें संघीय ढांचा सामने आया, जिससे तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। अब स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य एवं पदाधिकारी पदों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के हिसाब से उसमें सीटें आरक्षित की गई हैं। महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। कम से कम 1/3 महिलाएं इस संविधान में आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायतें और नगर पालिकाएँ के चुनाव होते हैं, और इसलिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर राजस्व का निर्धारण करती हैं, और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासित निकायों को देना पड़ता है। इस प्रकार सत्ता की भागीदारी में हर राज्य में अलग अलग
अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग स्थानीय निकाय होती हैं। गांव के स्तर पर मौजूद शासन व्यवस्था जो होती है वह गांव में छोटे छोटे समूह भी बनाए जाते हैं। एक ग्राम पंचायत होती है, दूसरी एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का जो अधिकारी होता है वह मुखिया कहलाता है, जो स्थायी सभा होती है। एक तरह से ग्राम पंचायत का चुनाव तो 5 वर्ष बाद होता रहता है, परंतु जो ग्राम सभा होती है वह एक स्थायी सभा होती है। उसके सदस्य बदलते रहते हैं। जो पुराने व्यक्ति होते हैं उनकी एक सभा बनाई जाती है और उनको भी ग्राम पंचायत के साथ वर्ष में 2 या 3 बैठकें उनके साथ कराई जाती है। उनके भी जो फैसले होते हैं, जैसे पहले मुखिया होते थे, उनके अधिकार क्षेत्र में उनके भी फैसले मान्य किए जाते हैं। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तरीय स्तर तक होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे जिला पंचायत या प्रखंड स्थानीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव वे जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के अधिकारी होते हैं, उन सबको मिला करके किया जाता है और उनका एक जो अधिकारी होता है वो एक ज़िले के स्तर का एक अधिकारी चुना जाता है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत में भारत में विकेंद्रीकरण के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का चुनाव आता है।